Welcome guys, this is lecture number 10 of chapter 10 mechanical properties of fluids। तो लेक्चर नंबर 10 की बात आज करेंगे और आज के लेक्चर में जानेंगे प्रेशर के बारे में। एक्सेस प्रेशर बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आज होगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है 11th क्लास में, फाइनल एग्जाम्स में भी। तो पिछले लेक्चर्स में सरफेस टेंशन की बात करी और सरफेस टेंशन के ही एक कॉन्सेप्ट है कि सरफेस टेंशन के कारण ही कुछ ऐसा होगा जो बचे हुए इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक्सेस प्रेशर के बारे में और कैपिलरी एक्शन के बारे में कि किस तरह से लिक्विड एक ट्यूब के अंदर राइज करने लगता है। तो किस तरह से ऐसा होता है कि जब आप एक दिया जलाते हैं तो जो कॉटन की जो हम विक बनाते हैं उसमें से ऑयल अपने आप अगेंस्ट ग्रेविटी राइज करता है। प्लांट्स के अंदर, ट्रीज के अंदर और जो लिक्विड है वो यानी वाटर है वो रूट्स के थ्रू, जाइलम के थ्रू ऊपर की तरफ राइज करता है अगेंस्ट द ग्रेविटी। ये सारे कॉन्सेप्ट जानेंगे हम बचे हुए इस सिलेबस के अंदर और अगले लेक्चर में खत्म करेंगे इस चैप्टर को। आज सेकंड लास्ट लेक्चर होगा ये। और इस लेक्चर में समझिए कि मैं प्रेशर के बारे में बात करूंगा। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रेशर का एक डिफरेंस किस तरह से बन जाता है जब सरफेस कैसे होते हैं कर्व। तो प्रेशर के बारे में जानेंगे, प्रेशर डिफरेंस के बारे में जानेंगे, pressure difference between curved surfaces, curved surface of liquid, प्रेशर का एक डिफरेंस किस तरह से बन जाता है। तो प्रेशर का एक डिफरेंस किस तरह से बन जाता है इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। और इस प्रेशर डिफरेंस को जानने से पहले आप ये बात जानिए कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात करी जाए कि किसी कैपिलरी के अंदर यानी किसी ट्यूब के अंदर या किसी भी कंटेनर में लिक्विड को अगर रखा जाए तो इस तरह से ये एक ट्यूब है या कोई ग्लास है या कोई कंटेनर है इस तरह से, और इसके अंदर लिक्विड को रखा जाए तो इस तरह का अगर लिक्विड होगा, अगर इस तरह का एक प्लेन सरफेस बन रहा है तो इस तरह के ये प्लेन सरफेस बन रहा है इस तरह से, तो ये प्लेन सरफेस बन रहा है इस केस में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वाटर, इस लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, इस लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स है। लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं यानी सेम टाइप के पार्टिकल्स हैं, तो इनके बीच में कोहेसिव फोर्स लग रहा है। कोहेसिव फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स लग रहा है। और दूसरी बात कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं ग्लास के बीच में, ये ग्लास है तो ये ग्लास है, मान लीजिए तो ये ग्लास है इस तरह से, मतलब ग्लास मतलब मटेरियल ग्लास है, शीशा है, ये कंटेनर ग्लास का बना हुआ है या स्टील का बना हुआ है या कोई भी ये बर्तन है एक तरह से। इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स है वो एडहेसिव फोर्स होता है। डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स में लगने वाला एडहेसिव फोर्स होता है। तो एडहेसिव फोर्स जो लग रहा है इनके अंदर, तो एडहेसिव फोर्स लग रहा है, एडहेसिव फोर्स बिटवीन पार्टिकल ऑफ ग्लास एंड पार्टिकल ऑफ लिक्विड। तो पार्टिकल ऑफ ग्लास और पार्टिकल ऑफ लिक्विड्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो यहाँ पर क्या कहलाएगा? एडहेसिव फोर्स कहलाएगा। डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स
अडहेसिव फोर्स है, फेविकोल पे जैसे लिखा होता है अडहेसिव फोर्स। और सेम टाइप के पार्टिकल्स पे लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है? कोहेसिव फोर्स कहलाता है। जब ये लिक्विड इस कंटेनर के अंदर प्लेन सरफेस बना रहा है तो यहाँ पर अडहेसिव फोर्स की वैल्यू जो है, यहाँ पर अडहेसिव फोर्स की जो वैल्यू है वो अडहेसिव फोर्स की वैल्यू बराबर है कोहेसिव फोर्स के। अडहेसिव फोर्स की वैल्यू यहाँ पर बराबर है कोहेसिव फोर्स के, और इसीलिए जो सरफेस में और कंटेनर में एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। आप इस कंटेनर को कंसीडर करिए, ये कंटेनर का सरफेस है तो इस पर टेंजेंट डाला जाए, और ये लिक्विड का सरफेस है इस पर टेंजेंट डाला जाए, तो लिक्विड के सरफेस में और इस वक्त इस कंटेनर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस एंगल को एंगल ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है। तो इस वक्त जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, इस वक्त जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट यहां पर 90 डिग्री बन रहा है। थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी है? 90 डिग्री है। तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट इस वक्त 90 डिग्री था। एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात कर रहा हूं, और पहले एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात मैंने जानी है। ऐसा लिक्विड जिसके केस में जो ये एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है, तो लिक्विड के पार्टिकल्स में जो कोहेसिव फोर्स है और जो लिक्विड के पार्टिकल्स का किसी सरफेस के साथ जो अडहेसिव फोर्स है वो दोनों इक्वल हैं। अगर दूसरा केस ये पॉसिबल है कि अगर मान लीजिए एक कंटेनर की बात की जाए इस तरह से, और इसके अंदर जो लिक्विड भरा गया है वो इस तरह का मेनिस्कस बना रहा है। बाहर से देखने पर कॉन्वेक्स सरफेस बन रहा है। इस शेप को मेनिस्कस कहा जाता है। तो कॉनकेव मेनिस्कस, कॉन्वेक्स मेनिस्कस बन रहा है। बाहर से कैसी शेप है? कॉन्वेक्स। अंदर से देखने पर कैसी है? कॉनकेव। तो हम ऊपर के सरफेस की बात करेंगे। कॉनकेव मतलब जिस तरफ गहराई होती है, केव गुफा बन रही होती है जिस तरफ, तो कॉन्वेक्स मेनिस्कस है बाहर की तरफ, और इसके अपने पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा है। ऐसा मेनिस्कस इसलिए बन रहा है क्योंकि इसके पार्टिकल्स अपने ही पार्टिकल्स के साथ बॉन्डिंग अच्छी कर रहे हैं, ग्लास के साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए इस केस के अंदर जो अडहेसिव फोर्स है वो वीक है, जो अडहेसिव फोर्स है वो वीक है और कोहेसिव फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर कोहेसिव फोर्स की वैल्यू ज्यादा है किससे? अडहेसिव फोर्स से, और इसलिए यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है? ये टेंजेंट डालिए आप सरफेस पर, तो ये टेंजेंट डाला जाए किस पर? सरफेस पर डाला जाए। ये टेंजेंट तो सरफेस पर डाल दिया जाए इस तरह से, और इस लिक्विड पर टेंजेंट डाला जाए। इस लिक्विड पर टेंजेंट डाला जाए तो इस तरह से टेंजेंट डलेगा, और इस वक्त इनके बीच में जो थीटा एंगल है, जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, तो इस वक्त जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बन रहा है, थीटा जो बन रहा है वो 90 डिग्री से ग्रेटर बन रहा है। और इस केस में अडहेसिव फोर्स कम है, कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है। ऐसी शेप बनती है मरकरी के केस में, ऐसी शेप बनती है मरकरी के केस में। ये मरकरी का एग्जाम्पल है। मरकरी इस तरह की शेप बनाता है। आप थर्मोमीटर के अंदर देख सकते हैं, जो थर्मोमीटर होता है आपका फीवर चेक करने के लिए, टेम्परेचर चेक करने के लिए, उसमें मरकरी भरी गई है और वो ऐसा मेनिस्कस बना रही है। यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा है, क्योंकि इस केस में जो कोहेसिव फोर्स है, जो मरकरी अपने ही पार्टिकल्स के साथ जो फोर्स लगा रहा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अडहेसिव फोर्स से। तो वो ग्लास के साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं कर रहा, ग्लास के साथ अटैच नहीं होना चाहता। इस तरह का केस देखने को मिलेगा।
तीसरी बात ऐसी थी कि जब एक कंटेनर के अंदर भरा गया है किसी लिक्विड को और वो इस तरह की शेप बना रहा है, यानी बाहर से देखने पर कॉनकेव मेनिस्कस बना रहा है, बाहर से देखने पर कॉनकेव मेनिस्कस बना रहा है, और जब ऐसी शेप बनाता है इस तरह से, तो इसके अपने पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले कोहेसिव फोर्स वीक हैं, कोहेसिव फोर्स वीक हैं और एडहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है, और इसीलिए ये जो लिक्विड है वो ग्लास के साथ अच्छी बॉन्डिंग कर रहा था। यहाँ पर जो एडहेसिव फोर्स हैं वो ज़्यादा हैं, जो पानी के पार्टिकल्स इस कंटेनर के साथ जो बॉन्डिंग कर रहे हैं वो एडहेसिव फोर्स है और वो ज़्यादा है बजाय किसके, जो इसके अपने पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग कर रहे हैं वो कोहेसिव है, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एडहेसिव। इसलिए ये लिक्विड के साथ अटैच होना चाहता है और ऐसा मेनिस्कस बनाता है, और इस केस में ये सरफेस पर डाला मैंने टेंजेंट और ये लिक्विड पर डाला मैंने टेंजेंट भाई। तो ये लिक्विड पर डाला टेंजेंट इस तरह से, और थीटा 90 से कम बन रहा है, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से कम बनेगा। और ये केस है, ये एग्जांपल है किसका, वाटर का। केमिस्ट्री लैब में जाकर जब किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर आप पानी भरेंगे तो पानी उसमें ऐसा ही मेनिस्कस बनाएगा, यानी एडहेसिव फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कोहेसिव फोर्स से। ऐसा लिक्विड इस कंटेनर को, मतलब इस बर्तन को गीला करेगा, वेट करेगा, जबकि मरकरी जो था, जो थर्मोमीटर के अंदर डाला गया है, और वो सरफेस को वेट नहीं करता, चिपकता ही नहीं है, क्योंकि उसके कोहेसिव फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एडहेसिव फोर्स से, जबकि यहाँ एडहेसिव स्ट्रॉन्ग थे कोहेसिव से। तो ये बात देखने को मिलती है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट अलग अलग होता है, सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगा कोई लिक्विड उसे एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, और वो अलग अलग लिक्विड के केस में अलग अलग हो सकता है। अलग अलग तरह का मेनिस्कस बनेगा, अलग अलग तरह की शेप बनेगी, इसलिए अलग अलग प्रेशर बनेगा। तो नंबर 1 केस ये था कि अगर कोई ऐसा लिक्विड है, अगर कोई ऐसा लिक्विड है जो प्लेन सरफेस बना रहा था इस तरह से, ऊपर से कैसा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कहने का मतलब वेपर प्रेशर पढ़ देते हैं भाई। तो ऊपर से वेपर प्रेशर है, जो एयर प्रेशर लगा रही है उसे वेपर प्रेशर कह देते हैं। तो वो वेपर प्रेशर रहा जो एयर ने प्रेशर लगाया ऊपर से। अब ये प्रेशर जो एयर से लग रहा है वो इस लिक्विड के पार्टिकल्स को प्रेशर लगा रहा है, तो कंप्रेस करना चाहता है। लिक्विड जो भरा हुआ है इस तरह से कहीं पर प्लेन सरफेस बना रहा था, ऊपर से एयर प्रेशर लगा रही है और जो लिक्विड के पार्टिकल्स को कंप्रेस करने की कोशिश कर रही है। बट लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं वो एक टाइम तक ही कंप्रेस हो सकते हैं भाई, नेगेटिव में वॉल्यूम तो नहीं जा सकती। मतलब कुछ एयर प्रेशर है जिसके कारण जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पानी के या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्लोज आ गए हैं। अब लेकिन बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और वो तो और कंप्रेस करना चाहता होगा। तो बैलेंस करने के लिक्विड अगर एक जगह रुका हुआ है और कंप्रेस नहीं हो रहा है, अगर लिक्विड और कंप्रेस नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब प्रेशर बराबर हो गया है, दोनों तरफ से इक्विलिब्रियम आ गया है। इसका मतलब अंदर से लिक्विड भी प्रेशर लगा रहा है भाई। तो अंदर से लिक्विड भी प्रेशर लगा रहा है, और लिक्विड प्रेशर जो लगा रहा है उसे कहेंगे PL कहेंगे इसको। तो इस तरह से, तो ये इस तरह का प्लेन सरफेस अगर बन रहा था तो क्या देखने को मिला आपको, एयर प्रेशर लगा रही है और वाटर को या किसी भी लिक्विड को कंप्रेस करने की कोशिश कर रही है। इस तरह से कंप्रेस करने की कोशिश कर रही है तो लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े क्लोज आए होंगे, लेकिन ये तो और क्लोज लाना चाहेगी, प्रेशर तो अप्लाई करती रहेगी एयर।
तो इसलिए क्या करेंगे, एक डिस्टेंस तक ही क्लोज आ सकते थे लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उससे ज्यादा क्लोज नहीं आ पाएंगे। तो वो क्या करेंगे, अपने उसी डिस्टेंस पे रहने के लिए बाहर की तरफ प्रेशर लगाएंगे। कहने का मतलब आप स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हो, दो एटम्स हैं या दो मॉलिक्यूल्स हैं, उन्हें कंप्रेस करोगे तो एक डिस्टेंस तक ही कंप्रेस हो पाएंगे, रिपेल कर लगेंगे। दो एटम्स कुछ डिस्टेंस पर हैं, अट्रैक्ट कर रही है, और क्लोज आएंगे तो शायद और अट्रैक्ट करेंगे, बट एक डिस्टेंस ऐसा आएगा जिसके बाद अगर आप उन्हें और पास लाना चाहेंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ने की बजाय रिपल्शन बढ़ने लगेगी, न्यूक्लियस बहुत क्लोज आने लगेंगे। तो इसीलिए क्या था कि एक डिस्टेंस तक ही अट्रैक्शन बढ़ सकती है, उससे ज्यादा पार्टिकल्स क्लोज आएंगे तो रिपेल करेंगे और बाहर की तरफ प्रेशर लगाएंगे, क्योंकि उनकी वॉल्यूम नेगेटिव तो हो नहीं सकती। एयर तो चाहती है वो इस लिक्विड को इतना कंप्रेस कर दूं कि लिक्विड बिल्कुल बंद हो जाए, भाई थोड़ी सी जगह में आ जाए, बट ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए लिक्विड जब कंप्रेस नहीं हो पा रहा है तो वो भी एक प्रेशर लगा रहा है इसको बैलेंस। यानी अगर इस तरह से ये लिक्विड प्लेन है और इक्विलिब्रियम में है, लिक्विड कंप्रेस नहीं हो रहा है, तो जितना एयर प्रेशर लगा रही है उतना लिक्विड भी प्रेशर लगा रहा होगा ताकि इक्विलिब्रियम हो जाए। तो इक्विलिब्रियम होगा यहां पर, इन इक्विलिब्रियम की बात करी जाए तो इन इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर बराबर है लिक्विड प्रेशर के। जितना प्रेशर वेपर्स के कारण लग रहा है उतना ही प्रेशर लिक्विड के कारण भी लग रहा है, और ये लिक्विड अब इक्विलिब्रियम में है, नेट प्रेशर क्या हो गया है, 0। वैसे इसके अलावा लिक्विड एक प्रेशर लगा रहा है, वेपर एक प्रेशर लगा रहा है, इसके अलावा क्या था, अगर लिक्विड के किसी भी एक एटम की बात करूं या मॉलिक्यूल की बात करूं कि इस तरह से पार्टिकल पकड़ लिया जाए तो इधर की तरफ भी फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू सरफेस टेंशन सिग्मा, इधर की तरफ भी फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू सरफेस टेंशन सिग्मा, और दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है इस तरह से। तो ये दोनों फोर्स तो आमने सामने हो गए इस तरह से, सरफेस टेंशन के कारण कोई परेशानी नहीं है। लिक्विड प्रेशर ऊपर से, वेपर प्रेशर ऊपर से लग रहा है, लिक्विड प्रेशर नीचे से लग रहा है, और दोनों प्रेशर बराबर है, इक्विलिब्रियम में है इस वक्त ये लिक्विड में। लेकिन अगर क्या होता, ये फर्स्ट केस था, सेकंड केस की बात इस तरह की है, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट ऐसे 90 ना होकर, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो 90 से कम या 90 से ज्यादा होता, अगर इस तरह से, अगर 90 से ज्यादा का होता एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो इस तरह का मेनिस्कस बनता, जो लिक्विड है वो कुछ इस तरह की शेप बनाता, इस तरह से। तो लिक्विड इस तरह की शेप बना रहा होता अगर क्या नहीं होता, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट इस केस की तरह 90 नहीं होता, प्लेन सरफेस ना होता, एंगल ऑफ कांटेक्ट ये 90 से ज्यादा है जैसे मरकरी के केस में है, अगर इस तरह से एंगल ऑफ कांटेक्ट होता, भाई ऊपर से एक प्रेशर लग रहा है, किसके कारण लग रहा है ये प्रेशर, ये वेपर प्रेशर है जो अभी यहां पर बताया था, एयर प्रेशर लगा रही है इस तरह से, और साथ की साथ जो है वो क्या हो गया है, यहां एक पार्टिकल कंसीडर किया मैंने ऊपर, इधर की तरफ सरफेस टेंशन, इधर की तरफ सरफेस टेंशन सिग्मा, तो इस बार ये कर्व्ड सरफेस है, तो ये सरफेस टेंशन के कारण लगने वाला फोर्स आमने सामने नहीं था, तो आमने सामने ये फोर्स नहीं था, तो इस केस में तो इस केस में आमने सामने था तो इक्वल हो गया, ऊपर से वेपर प्रेशर, नीचे से लिक्विड प्रेशर, दोनों बराबर थे। लेकिन जब ऐसी शेप बन रही होगी लिक्विड की, तो उस केस में सिग्मा के कारण, भाई सिग्मा के कारण एक जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और भाई इधर से भी पार्टिकल्स अट्रैक्ट करेंगे तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा, और ये दोनों 180 के एंगल पे नहीं है जैसे यहां पर थे, दोनों फोर्स कैंसिल कर गए क्योंकि 180 के एंगल पर थे। लेकिन अब की बार जो एंगल है वो कुछ और है, इन दोनों फोर्स का एक नेट रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ आएगा, सरफेस टेंशन के कारण,
सरफेस टेंशन के कारण एक फोर्स लग रहा है जो वॉल्यूम को डिक्रीज करना चाहता है। भाई पार्टिकल को नीचे खींच रहा है, तो सरफेस टेंशन के कारण एक फोर्स लग रहा है जो इस लिक्विड की वॉल्यूम को डिक्रीज करना चाहता है। ये ऊपर से जो वेपर प्रेशर है, एयर के कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो प्रेशर भी वॉल्यूम को डिक्रीज करना चाहता है। वॉल्यूम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए अंदर से लिक्विड जो प्रेशर लगा रहा होगा, अंदर से लिक्विड जो प्रेशर लगा रहा है वो प्रेशर क्या कहलाता है? लिक्विड प्रेशर कहलाता है, PL प्रेशर कहलाता है। इस तरह से इस बार यहां पर लिक्विड को प्रेशर लगाने की जरूरत है वेपर प्रेशर को बैलेंस करने के लिए, लेकिन इस बार जो लिक्विड प्रेशर लगाएगा ऊपर की तरफ, लिक्विड को प्रेशर लगाना होगा, वेपर प्रेशर को भी बैलेंस करना है, और सरफेस टेंशन के कारण जो एक्स्ट्रा प्रेशर होगा उसे भी बैलेंस करना पड़ेगा। जितना वेपर प्रेशर लग रहा था उस वेपर प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लिक्विड को लगाना पड़ेगा, क्योंकि लिक्विड को इतना प्रेशर लगाना है जिससे वेपर प्रेशर भी बैलेंस हो जाए और सरफेस टेंशन से जो प्रेशर लग रहा है वो भी बैलेंस हो जाए। तो इसीलिए लिक्विड प्रेशर जो था वो लिक्विड के कारण जो प्रेशर है वो वेपर प्रेशर से ज्यादा है, और इसी प्रेशर को कहते हैं एक्सेस प्रेशर। लिक्विड को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए वेपर प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि वेपर प्रेशर को भी बैलेंस करना है और जो सरफेस टेंशन के कारण एक्स्ट्रा लग रहा है उसे भी बैलेंस कर रहा है। तो वेपर्स के कारण जितना प्रेशर लग रहा है उससे ज्यादा प्रेशर लिक्विड लगाएगा, यानी लिक्विड एक एक्सेस प्रेशर लगा रहा है, एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहा है, और इसी को कहते हैं एक्सेस प्रेशर। दूसरी बार हो सकता था तीसरा केस ये हो सकता था कि इस तरह से मेनिस्कस बने, ऊपर से देखने पर कैसा हो? कॉन्वेक्स हो, नीचे अंदर लिक्विड की तरफ से देखने पर कॉन्वेक्स। यहां लिक्विड की तरफ से देखूं तो कॉनकेव है, ऊपर वेपर की तरफ से देखूं तो कॉन्वेक्स है। तो यहां पर अगर इस तरह का मेनिस्कस बनता तो भाई ऊपर से एटमॉस्फेरिक यानी वेपर प्रेशर होता, और भाई अंदर से लिक्विड एक प्रेशर लगाता, और वो लिक्विड जो प्रेशर लगाता वो लिक्विड प्रेशर कहलाएगा। वेपर्स भी प्रेशर लगाते। अगर यहां पर क्या किया जाए, एक पार्टिकल कंसीडर करूं, सरफेस टेंशन ने इधर की तरफ फोर्स लगाया, सरफेस टेंशन ने इधर की तरफ भी फोर्स लगाया। सरफेस टेंशन ने जब दोनों तरफ इस तरह से फोर्स लगाया, इन दोनों का रिजल्ट ऊपर की तरफ आया। इन दोनों का रिजल्ट जब ऊपर की तरफ आया है तो सरफेस टेंशन के कारण एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है जो वेपर प्रेशर को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। यानी एक तो लिक्विड प्रेशर ऊपर लग रहा है, सरफेस टेंशन के कारण एक फोर्स लग रहा है तो उससे भी एक प्रेशर लग रहा है, और तब हम इक्विलिब्रियम में हैं अगर किसके साथ? वेपर प्रेशर के साथ। तो वेपर्स का जो प्रेशर होगा वो इस बार लिक्विड के प्रेशर से ज्यादा रहा होगा, या फिर ये कह लीजिए अब की बार यहां पर लिक्विड को वेपर्स को भी बैलेंस करना था, सरफेस टेंशन को भी बैलेंस करना था, इसलिए लिक्विड का प्रेशर वेपर प्रेशर से ज्यादा था। मगर इस बार लिक्विड को सिर्फ वेपर प्रेशर को बैलेंस करने की कोशिश करनी थी, और इसकी मदद सरफेस टेंशन भी कर रही है। तो लिक्विड जो प्रेशर लगा रहा है वो वेपर के प्रेशर से कम लगा रहा है। तो इस बार एक्सेस प्रेशर किस तरफ है? वेपर्स की तरफ है। यहां पर एक्सेस प्रेशर किधर था? लिक्विड की तरफ था। यहां लिक्विड को वेपर से ज्यादा लगाना पड़ रहा है, यहां वेपर लिक्विड से ज्यादा लगा रहा है। यानी फाइनल रिजल्ट ये है, जिस तरफ कॉनकेव मेनिस्कस बन रहा होगा उस तरफ प्रेशर ज्यादा होगा। लिक्विड ज्यादा लगा रहा था यहाँ क्योंकि लिक्विड की तरफ कॉनकेव शेप थी। वेपर ज्यादा लगा रहा है यहाँ क्योंकि लिक्विड की तरफ कॉनकेव है। तो 10
there is an excess pressure. There is an excess pressure. There is an excess pressure at concave side में. कॉनकेव वाली साइड पर एक एक्सेस प्रेशर होगा, एक ज्यादा प्रेशर होगा, हमेशा कॉनकेव वाली साइड पर ज्यादा प्रेशर होगा. तो ये प्रेशर का डिफरेंस है और ये प्रेशर का डिफरेंस आपने समझ लिया है. सभी बच्चों को प्रेशर का डिफरेंस समझ में आया होगा और आगे जानने की कोशिश करते हैं कि अब इस प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी एक स्फेरिकल ड्रॉप की केस में जानना है भाई. तो एक स्फेरिकल ड्रॉप के केस में समझना है मुझे कि एक्सेस प्रेशर कितना होगा भाई. तो एक्सेस प्रेशर कितना होगा ये मुझे जानना है भाई. मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके एग्जाम में पूछा जाने के लिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा. एक्सेस प्रेशर आपसे पूछा जाएगा. एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप. एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप. तो एक लिक्विड ड्रॉप है तो उस लिक्विड ड्रॉप का एक्सेस प्रेशर बताना है कि कितना एक्स्ट्रा प्रेशर उसे लगाना होगा. क्यों लगाना होगा भाई? पहली बात तो इसलिए लगाना होगा एक एक्सेस प्रेशर कि भाई इस तरह से एक स्फेरिकल ड्रॉप कंसीडर की जाए. तो ये एक स्फेरिकल ड्रॉप है, कंसीडर की है मैंने इस तरह से सरफेस टेंशन के कारण. यहां इस तरह से एक पार्टिकल कंसीडर करो तो अभी अभी बताया बाहर जिस तरफ एयर है उस तरफ कैसा सरफेस है? कॉन्वेक्स सरफेस है. तो अंदर से जो प्रेशर होगा कॉनकेव वाली साइड एडिशनल होगा. ये सरफेस टेंशन के कारण सिग्मा फोर्स इधर, मतलब सिग्मा सरफेस टेंशन है, फोर्स तो कुछ एफ लगा है, इधर भी सरफेस टेंशन के कारण कुछ फोर्स इधर लगा है और इन दोनों का एक रिजल्टेंट फोर्स आ गया है अंदर की तरफ. तो सरफेस टेंशन के कारण एक फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, प्लस बाहर से एक फोर्स लग रहा है जो किसने लगाया है? वेपर प्रेशर ने लगाया है. तो बाहर से एक और प्रेशर लग रहा है जिसे कहेंगे वेपर प्रेशर में, जिसे कहेंगे वेपर प्रेशर. अब बाहर से वेपर्स ने भी प्रेशर लगाया है और सरफेस टेंशन ने भी फोर्स लगाया है, प्रेशर लगाया है. तो इसीलिए लिक्विड इक्विलिब्रियम में रहने के लिए अंदर से एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएगा. तो अंदर से एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएगा तो कितना लगाएगा ये एक्स्ट्रा प्रेशर? इसे समझने के लिए यहां पर ये वाला एक फिगर और बनाइए कि ये इस तरह से एक स्फेरिकल ड्रॉप कंसीडर करी है लिक्विड की, जिसका रेडियस मान लीजिए कितना है? r इसका रेडियस है इस तरह से. और बाहर से प्रेशर को बैलेंस करने के लिए एक प्रेशर जितना वेपर के कारण प्रेशर है उतना प्रेशर तो लिक्विड अंदर से लगा ही रहा था, कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर भी लगा रहा है जिससे वो सरफेस टेंशन को बैलेंस करना चाहता है. नहीं तो सरफेस टेंशन चाहती है कि वॉल्यूम बिल्कुल कम हो जाए, क्योंकि पार्टिकल्स जो सरफेस पर बैठे हैं वो सरफेस एनर्जी को कम करना चाहते हैं. मैंने डेरिवेशन भी किया है, स्टेबल रहना चाहते हैं, तो इसलिए वो वॉल्यूम को डिक्रीज करना चाहते हैं और सरफेस एरिया को कम करना चाहते हैं. तो सरफेस एरिया को कम करने के चक्कर में वॉल्यूम को कम करना चाह रहे हैं, बट वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकती भाई, एक हद तक ही कम हो सकती है वॉल्यूम. तो अंदर से एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया गया भाई, अंदर से एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया गया, पी प्रेशर लगाया गया, जिसके कारण मैं मान लेता हूं भाई वर्क डन का डेरिवेशन करना है. तो मैंने मान लिया एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने से अगर सरफेस, देखो बाहर से वेपर प्रेशर है, अंदर लिक्विड प्रेशर लगा रहा है, उसे भी बैलेंस कर रहा है.
अंदर से लिक्विड एक एक्स्ट्रा प्रेशर भी लगा रहा है, मतलब लिक्विड जो प्रेशर लगा रहा है वो वेपर प्रेशर से ज्यादा है, क्योंकि वो वेपर प्रेशर और सरफेस टेंशन वाले दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों को बैलेंस कर रहा है, इसलिए इक्विलिब्रियम है और एक स्फेरिकल ड्रॉप बनी हुई है लिक्विड की। लेकिन अगर मुझे जानना है कि कितनी वैल्यू होगी इस प्रेशर की, तो मैं वर्क डन फाइंड आउट करूंगा, तो इसलिए थोड़ा रिवर्स चलूंगा। रिवर्स का मतलब थोड़ा उल्टा सोचेंगे इस तरह से, अगर सरफेस टेंशन के कारण फोर्स नहीं होता, सरफेस टेंशन अगर नहीं है मान लीजिए, तो वो जो अंदर से एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है इसे बैलेंस करने के लिए, उसके कारण वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो बस ये वर्क डन की तरह से चलेंगे और एक्सेस प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मान लेते हैं एक्सेस प्रेशर के कारण में, एक्सेस प्रेशर लगाने के कारण में, तो इस वाले डायग्राम को एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए बनाया। डायग्राम ये बनेगा, एक लिक्विड की ड्रॉप कंसीडर करी जिसका रेडियस r है और जिसकी सरफेस टेंशन कितनी है, सिग्मा। एक्स्ट्रा प्रेशर P लगाया गया जिसके कारण इसका रेडियस पहले से थोड़ा इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया, dr। बहुत ही छोटा सा वैल्यू है भाई, बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। जो लिक्विड की ड्रॉप है उस पर प्रेशर अंदर से एक्स्ट्रा लग रहा है, जिसके कारण इसका रेडियस थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। पहले r था, अब कितना हो गया, dr हो गया। रेडियस इंक्रीज हो गया तो सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो गया होगा। तो इस डेरिवेशन को करने के लिए लिखिए, कंसीडर अ लिक्विड ड्रॉप, कंसीडर अ स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप, कंसीडर अ स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस, ऑफ रेडियस, ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड सरफेस टेंशन सिग्मा, एंड सरफेस टेंशन सिग्मा। सिग्मा इसकी सरफेस टेंशन है भाई, तो सरफेस टेंशन सिग्मा है, रेडियस r है, तो इनिशियल सरफेस एरिया, अभी इसका सरफेस एरिया कितना है, इनिशियल सरफेस एरिया। भाई एक स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, r इसका रेडियस है तो इतना इसका सरफेस एरिया है। इसके बाद let radius increase, radius increase by dr due to excess pressure P, due to excess pressure P। तो excess pressure P, एक्स्ट्रा प्रेशर लगने के कारण इसका रेडियस थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, जिसके कारण न्यू सरफेस एरिया, नए सरफेस एरिया की क्या वैल्यू है, न्यू सरफेस एरिया बराबर है 4 पाई, नया रेडियस हो गया r प्लस डी आर का होल स्क्वायर कर दीजिए भाई, r प्लस डी आर का होल स्क्वायर कर दीजिए भाई। 4 पाई इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा भाई। यहाँ पर भाई dr मैंने आपको कहा था बहुत थोड़ा सा ही चेंज किया है मैंने, इसलिए dr से डिनोट किया है। तो dr बहुत ही स्मॉल वैल्यू है और ऐसी स्मॉल वैल्यू का स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, तो इसे नेग्लेक्ट कर दिया गया भाई। तो ये बहुत ही स्मॉल है, नेग्लिजिबली स्मॉल में, तो ये नेग्लिजिबली स्मॉल है, जी आएगा। तो नेग्लिजिबली स्मॉल है तो इसलिए मैंने इसे क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। और अगर इसे नेग्लेक्ट कर दिया गया है, तो अगर इसे नेग्लेक्ट कर दिया गया है तो नया सरफेस एरिया, नया सरफेस एरिया कितना हो गया होगा, ये इनिशियल सरफेस एरिया था, तो चेंज इन, इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना हुआ, तो एक्स्ट्रा प्रेशर लगने से रेडियस इंक्रीज हुआ और इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना हुआ, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हुआ, तो भाई 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 4 पाई को अंदर मल्टीप्लाई करने पर 4 पाई r स्क्वायर और प्लस 4 2 जा 8 पाई r dr, नया एरिया है ये इस तरह से, क्योंकि dr स्क्वायर को तो नेगलेक्ट कर दिया है मैंने यहाँ पर, माइनस पहले कितना था 4 पाई
आर स्क्वायर पहले वाला एरिया था, ये ब्लू कलर में देख पा रहे हैं आप, ये इनिशियल सरफेस एरिया था, और 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर करने पर एरिया कितना इंक्रीज हुआ है, 8 पाई आर डी आर, इतना एरिया इंक्रीज हुआ है। एरिया इंक्रीज करने में वर्क किया गया है, एरिया इंक्रीज करने में वर्क किया गया है। सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी का डेरिवेशन मैंने कराया था, एक सोप फिल्म की बात की थी, तो उसका एरिया इंक्रीज करने में वर्क करना पड़ता है, वर्क करने पर सरफेस एनर्जी में चेंज आता है। तो ये डेरिवेशन मैंने किया था सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी बराबर है, सरफेस एनर्जी बराबर है, सरफेस एनर्जी की वैल्यू इक्वल होती है वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन इन इंक्रीजिंग एरिया, वर्क डन इन इंक्रीजिंग एरिया, तो वर्क डन इन इंक्रीजिंग एरिया और डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन एरिया, डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला था वर्क डन इन इंक्रीजिंग एरिया एंड डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन एरिया। सरफेस एनर्जी की वैल्यू सिग्मा सरफेस टेंशन के बराबर आ जाती है, ये पहले डेरिवेशन हमने पढ़े हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन के बराबर है, वर्क कितना किया गया इस एरिया को इंक्रीज करने में, इस रेडियस को इंक्रीज करने में जानना है। एरिया में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 8 पाई आर डी आर, ये यहां पर फाइंड आउट किया इंक्रीज इन एरिया। तो वर्क कितना किया गया, सिग्मा इनटू में 8 पाई आर डी आर, इसे लिखिए इक्वेशन नंबर 1। इतना वर्क किया गया है इसके रेडियस को इंक्रीज करने में और इसके रेडियस को इंक्रीज करने में और इसके एरिया को इंक्रीज करने में इतना वर्क किया गया है। ऑल्सो वर्क डन का जो फॉर्मूला है, वर्क डन का जो फॉर्मूला था W, वो ऐसे भी लिखा जा सकता था फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी लिखा जा सकता था। एंड W वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स कितना लगाया, प्रेशर इनटू में एरिया, एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर एरिया था, P प्रेशर लगाया, तो प्रेशर इनटू में एरिया हो गया फोर्स, और इतना फोर्स लगाकर मैंने डिस्प्लेसमेंट कितना करा दिया, dr डिस्प्लेसमेंट करा दिया। तो dr मैंने डिस्प्लेसमेंट करा दिया इस तरह से, तो dr मैंने डिस्प्लेसमेंट करा दिया है इस तरह से, तो ये वर्क डन करना पड़ा है। ऐसे भी फॉर्मूला लिखा जा सकता है 4 पाई आर स्क्वायर, P प्रेशर एक्सेस प्रेशर है, 4 पाई आर स्क्वायर इनटू में dr, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। दो फॉर्मूले आ गए हैं वर्क डन के, दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए, और जब आप दोनों को इक्वेट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जब लगाएंगे तो P प्रेशर लगाया, 4 पाई आर स्क्वायर एरिया था फोर्स, फोर्स इनटू में dr डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क डन है, और यहां से सिग्मा इनटू में 8 पाई आर डी आर, ये भी वर्क डन का फॉर्मूला है इस तरह से। तो इन दोनों को इक्वेट करने पर जो प्रेशर की वैल्यू आई है, यहां पर पाई से पाई कैंसिल हो गया और dr से dr कैंसिल हो गया है, P इनटू में यहां पर 8 है, यहां पर 4 है, तो 4 2 जा 8 बच गया है, यहां पर एक सिग्मा बच गया है सरफेस टेंशन, और यहाँ r का स्क्वायर है, यहाँ r है, तो एक r जो बचेगा वो डिवाइड में भेजा मैंने, और ये एक्सेस प्रेशर की वैल्यू है। स्फेरिकल ड्रॉप का रेडियस कितना है और उस लिक्विड की सरफेस टेंशन कितनी है, इन बातों पर डिपेंड करता है एक्सेस प्रेशर। तो इतना एक्सेस प्रेशर लगा रहा है, सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लग रहा है उसे बैलेंस करने के लिए लिक्विड एक एक्सेस प्रेशर लगाता है, और उस स्फेरिकल ड्रॉप की, लिक्विड ड्रॉप की हमने एक्सेस प्रेशर की बात करी, और वो एक्सेस प्रेशर आया है 2 सिग्मा बाई r। ये किसका किया है भाई, हमने लिक्विड ड्रॉप के लिए किया है।
एक लिक्विड ड्रॉप के लिए ये डेरिवेशन किया है, जब किसी लिक्विड की एक स्फेरिकल ड्रॉप है आपके पास। और अगर मान लीजिए ये डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन तो लिक्विड ड्रॉप के लिए पूछा जाएगा, जिसका फाइनल आंसर ये है एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। एक लिक्विड की ड्रॉप अंदर से कितना एक्सेस प्रेशर लगा रही है, 2 सिग्मा बाई आर लगा रही है। लेकिन न्यूमेरिकल्स में या कॉन्सेप्ट में पूछ लिया जाए एक्सेस प्रेशर कितना होगा, एक्सेस प्रेशर कितना होगा, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल, इनसाइड अ सोप बबल। एक सोप बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर की वैल्यू कितनी है? सोप बबल का मतलब अंदर भी फ्री सरफेस और सोप बबल का मतलब बाहर भी फ्री सरफेस। 2 फ्री सरफेस हैं तो सरफेस टेंशन डबल होगी और भाई और ज्यादा एक्सेस प्रेशर लगाना पड़ेगा। इसलिए सोप बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर है 4 सिग्मा बाई आर। तो जो सिग्मा है वो डबल हो गई, सरफेस टेंशन ज्यादा है सोप बबल में क्योंकि 2 फ्री सरफेस है। तो बिकॉज 2 फ्री सरफेस है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल डबल कर दिया मैंने, बिकॉज अ सोप बबल हैव 2 फ्री सरफेस, क्योंकि उसके अंदर 2 फ्री सरफेस हैं और इसलिए सरफेस टेंशन मैंने डबल कर दी है, इसीलिए सरफेस टेंशन मैंने डबल कर दी है उस केस में। और एक एयर बबल होता इनसाइड अ लिक्विड। आप किसी लिक्विड में जब स्ट्रो से फूंक मारते हैं तो लिक्विड के अंदर बबल्स बनते हैं, तो उसमें जो एयर का बबल बन गया है, तो एयर इकट्ठी हो गई है स्फेरिकल फॉर्म में, तो उस एयर का जो है एक फ्री सरफेस है, क्योंकि इस बबल के बाहर तो लिक्विड है। सोप बबल में 2 फ्री सरफेस, लिक्विड की ड्रॉप में एक फ्री सरफेस, अंदर लिक्विड बाहर फ्री सरफेस, लिक्विड ड्रॉप में। सोप बबल में दोनों फ्री सरफेस। और एयर बबल की बात करूं, फिर से एक फ्री सरफेस होगा, अंदर एयर है बाहर तो लिक्विड है उसके चारों तरफ। तो आपसे पूछा जाए एक्सेस प्रेशर, आपसे पूछा जाए एक्सेस प्रेशर के बारे में, एक्सेस प्रेशर इनसाइड एन एयर बबल, इनसाइड एन एयर बबल। तो एयर बबल के बारे में पूछा जाए आपसे, एयर बबल इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर होगी एयर बबल हमेशा में, एयर का बबल बाहर नहीं होगा, लिक्विड के अंदर होगा, एक फ्री सरफेस है, इसलिए 2 सिग्मा बाई आर। जो लिक्विड ड्रॉप की है वही है, बिकॉज ओनली 1 फ्री सरफेस, बिकॉज ओनली 1 फ्री सरफेस। तो फ्री सरफेस तो एक ही है उसका, तो इसलिए इस तरह का एयर प्रेशर होगा एक्सेस प्रेशर की जब बात करी जाए। तो गाइस डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप का। हमने रिजल्ट लेकिन बबल के लिए लिख लिए हैं, एयर बबल के लिए भी और सोप बबल के लिए भी। तो अगला एक लास्ट लेक्चर होगा जिसमें कैपिलरी एक्शन के बारे में बताऊंगा और ये चैप्टर फिर खत्म होगा और 11 चैप्टर की हम बात करेंगे। तब तक गाइस कंटिन्यू रेगुलरली स्टडी करते रहिए और लाइव क्लास थर्सडे को यानी कल हम लाइव क्लास लेंगे इसी चैप्टर की। थैंक्स गाइस।